तो ये सारी समस्याएं थी जिसके बारे में अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया। अब इसके ऊपर हमने अपने चैप्टर में पढ़ा है कि पीके थोंगन कमेटी बैठाई गई, ठीक है ना। और उस जो कमेटी ने जांच के ये पाया, पूरे भारत देश के सभी जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वहां पर उन्होंने निरीक्षण किया और ये पता लगा कि नहीं भाई, किसी भी स्टेट के अंदर पंचायती राज सिस्टम इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा। लोकल जो चुनाव हैं वो टाइम से नहीं होते हैं, या फिर एक बार चुनाव हो गए तो 15-20 साल तक वही सरकार पंचायत की जो गांव की वो बनी रहती है। ये सारी कमियों को देखते हुए फिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और फिर 93 में, मैं रिवाइज करा रहा हूं जो हमने कल पढ़ा बेटा, और 1993 के अंदर ये देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 73वां और 74वां बदलाव किया गया, ठीक है ना। 73वां और 74वां बदलाव किया गया और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन किए गए कि भाई पंचायती राज सिस्टम के अंदर जो पंचायती होंगी उनका एक निश्चित समय के लिए चुनाव होगा, जैसे कि 5 साल के लिए। उसको चुनाव कराने का किसका काम होगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन, हर राज्य में निर्वाचन आयोग है, वो चुनाव कराएगा। और अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट किसी पंचायत को बर्खास्त कर देती है, किसी वजह से भी डिसॉल्व कर देती है, तो पहले क्या होता था, दोबारा चुनाव होने में वक्त लग जाता था। मतलब हो सकता है कि वो चुनाव हो ही ना 5-10 साल, 12 साल, 15 साल। अब ये डिसाइड हुआ कि जो चुनाव का समय नियत होगा कि अगर एक बार पंचायती राज सिस्टम यानी कि ग्राम पंचायत है या फिर ब्लॉक लेवल की पंचायत है या जिला परिषद है, अगर उसको बर्खास्त कर दिया जाता है, अपने हटा दिया जाता है सरकार द्वारा किसी भी कारणवश, मान लो भ्रष्टाचार है, कोई भी कारण हो सकता है, तो विद इन 6 मंथ, जिस दिन हटाया गया है उसके 6 महीने बाद दोबारा से चुनाव होगा, ठीक है ना, विद इन 6 मंथ। और उनकी पावर, उनको पैसा कहां से मिलेगा ये पहले से निश्चित नहीं था। अब ये डिसाइड किया गया कि उनको पैसे जो है, एक बजटरी एलोकेशन होगा। जब हर स्टेट का अपना बजट है कि टोटल कितना स्टेट के राज्य के पास पैसा है, और उस पैसे में से कुछ परसेंटेज जो है पंचायती राज सिस्टम के लिए अलग से रख दिया जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? जल्दी से बता दो। तुम्हारी तो बेटा मैं वहीं पर ही क्लास लेने वाला हूं। तुम्हें हाँ या ना बोलने में भी इतनी बड़ी दिक्कत होती है? हाँ, ये जो आदत है ना तुम्हारी किसी, क्योंकि मुझे पता है कि आप क्लास के अंदर ना होके अपना कुछ और कर रहे होंगे, तो आपको कोई मैसेज करने के लिए फिर वहां तक आना पड़ेगा। ये इसलिए समस्या है, कान में लगा के और ये हियरिंग का डिवाइस और उसके बाद में घूमते रहते हो, ये सब आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसी के लिए फिर हमने संविधान के अंदर 73वां और 74वां बदलाव किया गया, और उसके पीछे पर्पस क्या था? अब 73वां जो संशोधन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें हमने बात करनी थी कि ग्राम लेवल के ऊपर है, जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है, उसमें पंचायतें कैसे काम करेंगी, ठीक है ना। 73वां संशोधन हुआ संविधान के अंदर, ग्रामीण स्तर पर पंचायतें कैसे काम करने वाली है। तो उसके बारे में क्या डिसाइड किया कि भाई जो गांव लेवल के ऊपर एक ग्राम पंचायत होगी, हर गांव के अंदर एक ग्राम पंचायत होगी। अगर गांव छोटा है, उसकी आबादी कम है, पॉपुलेशन कम है, तो 2 गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनेगी, ठीक है ना। तो पहले सबसे लोअर लेवल का, सबसे निचले स्तर पे एक ग्राम पंचायत होगी। और मैंने बताया ग्राम सभा, ग्राम सभा का मतलब तो बेटा आपको मैं समझा ही चुका हूं कि गांव के सारे जितने भी गांव के जो पूरी पॉपुलेशन जिनकी एज 18 साल से ऊपर है, वो सब ग्राम सभा के मेंबर होंगे। हम बात कर रहे हैं ग्राम सभा, यानी कि हर गांव में एक ग्राम पंचायत होगी, फिर कई सारे गांव को मिला के एक ब्लॉक बोला जाएगा, ठीक है ना, कई सारे गांव को मिलाकर। और वो जो ब्लॉक है उसके अंदर भी चुनाव के थ्रू आएंगे। ब्लॉक लेवल पे भी कुछ होंगे जिनको आप समिति के सदस्य बोलते हैं, कभी खंड के बोलते हैं, कभी तालुका के सदस्य, हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से इनको बोला जाता है।
तो ये जो ब्लॉक पे है, अब सोचो कि ये जो खंड बना है या ब्लॉक बना है वो 15 गांव को मिला के बना है। तो 15 गांव के जो 18 साल या इससे ऊपर वाले सभी जो औरत और आदमी सभी वोट डालने वाले हैं। किसके लिए? खंड के लेवल। यानी कि उन्होंने एक तो वोट डाला अपने ग्राम पंचायत के लिए, दूसरा वोट डालेंगे वो खंड के लिए, ब्लॉक लेवल के लिए। अब इनके ऊपर भी कई सारे खंडों को मिलाकर सपोज करो कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 25 खंड हो गए। तो 25 खंड के आधार पे फिर एक आपके जिला पंचायत होगी, जिसको जिला परिषद के नाम से बोला जाता है। ठीक है ना? तो सबसे लोअर लेवल ग्राम पंचायत, फिर कई सारी ग्राम पंचायत को मिला के ब्लॉक या खंड या तालुका, और फिर उसके बाद में सबसे वृहद सबसे ऊपर लेवल पे, ये मिडिल लेवल है, ये लोअर लेवल है, सबसे निचला स्तर, ये मध्यम स्तर, और उसके बाद में ये सबसे टॉप में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सबसे उच्च स्तर की है, और इसको हम बोलते हैं जिला पंचायत। अब इन सब के ऊपर भी एक जिला प्रमुख होंगे। ठीक है ना? जिला पंचायत लेवल के ऊपर एक जिला प्रमुख होंगे। वो देखा जाए तो इन सब में सबसे बड़ा उनका ओहदा होगा या बड़ी पोजीशन के ऊपर होंगे। ये आपको पूरा समझ में आ गया? ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और जिला पंचायत। यहां तक कोई डाउट है तो बताएं बेटा। सर, ग्राम पंचायत का हेड तो सरपंच होगा, फिर ब्लॉक का कौन होगा? ब्लॉक लेवल पे कोई हेड नहीं है बेटा। जो ब्लॉक लेवल की बजाय यहाँ पर जो जिला लेवल पे है ना, जिला लेवल पे हेड होंगे। ठीक है ना? उसको जिला इलेक्ट लेवल कौन पे करेगा? देखो, पहले जो हाँ, पहले क्या होता था, जितने भी ग्राम पंचायत के मेंबर्स हैं वो सभी वोट डालते थे ब्लॉक के लिए। ठीक है ना? ब्लॉक लेवल के ऊपर पंचायत जो होती है उसमें सभी ग्राम पंचायत के जैसे मेंबर्स है, पंच की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन आजकल जहां तक मेरे विचार से सारे जितने भी ब्लॉक में जो लेवल है, मैंने आपने बताया ना कि सभी ग्राम के लोग जिनके 18 साल से ऊपर है वो ब्लॉक लेवल के ऊपर वोट डालेंगे। ठीक है ना? ऐसे ही पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर चुनाव होंगे, वो जिला पंचायत के लिए वोट होगा। ठीक है? जिला की पंचायत होगी, और फिर एक जिला प्रमुख के लिए, जो इस बार चुनाव हुआ मेरे को अच्छे से ध्यान है, फिर एक जिला प्रमुख चुना जाएगा। पहले भी ये होता था कि ये जो ग्राम पंचायत के मेंबर और खंड लेवल के ये सभी वोट डालते थे जिला प्रमुख के लिए। लेकिन आजकल क्या कर दिया, आजकल फिर वही हो गया हिसाब किताब कि जिला प्रमुख जो चुना जाएगा उसमें सभी लोग वोट डालेंगे। यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी वोटर्स हैं, एलिजिबल वोटर्स, वो जिला प्रमुख के चुनाव में भी हिस्सा लेंगे। पहले होता था ये जो खंड लेवल के ऊपर जितने भी हैं, जितने भी खंड है, सपोज करो कि 25 खंड हो गए। ठीक है ना? तो 25 खंड के ऊपर जितने भी ब्लॉक लेवल पे मेंबर्स चुने गए हैं ये सभी वोट डालते थे जिला प्रमुख के लिए। समझ गए? क्लियर हो गया? यस सर। हाँ। लेकिन अभी जो रिसेंटली अपने हरियाणा की मैं बात कर रहा हूं, ये अपने स्टेट लेवल पे अलग अलग किया जा सकता है। अगर अगर हम ब्लॉक लेवल के सदस्यों के द्वारा जिला प्रमुख चुनते हैं तो ये होगा इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि जनता ने ब्लॉक लेवल के ऊपर मेंबर्स को वोट डाला और ब्लॉक के जो सदस्य हैं वो जिला प्रमुख को चुन रहे हैं, जो जिला का हेड होगा। लेकिन अगर जिला प्रमुख के लिए प्रत्यक्ष रूप से जनता सीधा वोट डालेगी तो वो प्रत्यक्ष चुनाव है, डायरेक्ट इलेक्शन। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब तो समझ गए? क्लैरिटी है बेटा? यस सर। सर, अभी हाँ हरियाणा में कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है? बेटा, वही मैं बता रहा हूं। अभी जिला प्रमुख के लिए प्रत्यक्ष रूप से वोट डाले गए थे। ठीक है ना? जो अभी ओके रिसेंटली सर। तो 5-6 महीने पहले हुए थे, तो उसमें सारे जो जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी की मैं बात कर रहा हूं, तो उसके लिए सारे डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी के एलिजिबल वोटर्स ने, यानी कि जब वोट डाले गए तो एक तो अभी तो ग्राम पंचायत के तो शायद
हुए ही नहीं है इलेक्शंस, अभी तक हरियाणा में हुए नहीं है। ये जिला लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे चुनाव हो चुके हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आपके, अब क्योंकि देखो अगर ये जिला पंचायत और ब्लॉक लेवल पे इलेक्शन नहीं हुए होते तो अब अगर आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता हरियाणा में तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन जिला प्रमुख को चुन ही नहीं पाता, क्योंकि इस लेवल पे इलेक्शन ही नहीं हुए थे अगर इनडायरेक्ट करते। क्योंकि इस बार डायरेक्ट इलेक्शन था प्रत्यक्ष रूप से, तो इन्होंने क्या कर दिया, जिला लेवल पे जिला प्रमुख वगैरह के पहले करा दिए, लेकिन अभी पंचायत के इलेक्शंस अभी तक भी नहीं हुए गांव के अंदर, ठीक है बेटा। और वो पंचायत के इलेक्शन में नहीं ब्लॉक लेवल पे चुनना था तो वो भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो जिला के हो चुके हैं, पंचायत के कोविड की सिचुएशन की वजह से पोस्टपोन होता आ रहे, शायद बहुत जल्दी हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इलेक्शंस का। मैंने आपको बताया इलेक्शंस के मेथड जो है वो डायरेक्ट मेथड, हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड्स है। और चुनाव मोस्टली जो है 5 इयर्स के लिए ही होती है, मोस्टली क्या फिक्स है इंडिया के अंदर जो टर्म है वो ग्राम पंचायत का 5 साल का टर्म होता है। और इसके बाद में अगर किसी ग्राम पंचायत को, मैंने अभी आपको बताया था कि किसी कारणवश अगर उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, मतलब उसका कार्यकाल है 5 साल बेटा, अगर 5 साल से पहले जिला जो पंचायत है ग्राम पंचायत उसके सदस्यों को हटा दिया जाता है तो ये मैंडेटरी हो गया आजकल के कि उसके चुनाव अगले 6 महीने के, जिस दिन डिसॉल्व किया उसके विदिन 6 मंथ चुनाव हो जाना चाहिए। और 6 महीने के करेक्ट होने वाले दिन वहां पर एक चुनी हुई पंचायत होना चाहिए। तो ये सारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसके अंदर ये किया गया है। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। हाँ, अब बात कर लेते हैं आरक्षण की। चाहे हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना, विधानसभा के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है मेंबर्स के लिए, जो विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं, ना हमारे देश की जो संसद है उसके अंदर कोई रिजर्वेशन है। मैं बात कर रहा हूँ विमेंस की रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ बेटा, 33% विमेंस का रिजर्वेशन जो सीटों के लिए, ठीक है। लेकिन यहां पर जो जिला लेवल तक जो चुनाव होते हैं उनके अंदर 1/3 सीटें, 1/3 का मतलब ये हुआ 33%, यानी कि 100 में से 33 सीटें। तो आपकी ग्राम पंचायत के अंदर कितने मेंबर चुने जाने हैं, उनका 1/3 जो है वो रिजर्व हो गई, वो सीटें रिजर्व हो गई वुमेन्स के लिए। वहां से कंटेस्ट करने वाली जो कैंडिडेट है वो वुमेन्स ही होंगी और वोट कोई भी डाल सकता है। तो आज के दिन विमेंस के लिए हमने रिजर्वेशन भी दे रखी है। हम ये पंचायती राज सिस्टम की बात कर रहे हैं कि सिर्फ रिजर्वेशन वुमेन्स को PRI के अंदर है, पंचायती राज सिस्टम जो लोकल गवर्नमेंट है। जो सेंट्रल लेवल की जो सरकार है वहां पर कोई रिजर्वेशन नहीं है। जो स्टेट लेवल पे है आपकी जिला, जो आपकी विधानसभा की है लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें कोई रिजर्वेशन विमेंस के लिए नहीं है, ठीक है ना। फिर SC/ST के लिए भी हमने रिजर्वेशन के प्रोविजन किए हुए हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। और ये तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो रिजर्वेशन के प्रोविजन है ये आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के भी हैं, और ये आपके पार्लियामेंट के सदस्यों को चुनने के लिए लोकसभा में भी रिजर्वेशन इनके लिए है, ठीक है ना। बट ये होता है अकॉर्डिंग टू द प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है ना। सपोज करो कि गांव की पॉपुलेशन कितना है तो उसके प्रपोर्शन में जो है उनके लिए सीटें रिजर्व की जाएगी अनुपात में। ये बात समझ में आ गया SC/ST का रिजर्वेशन? यस सर। हाँ, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। क्या बात है कनिका, आवाज अच्छे से नहीं आ रही है? ऐसा तब होता है जब क्लैरिटी ना हो, समझ में नहीं आया हो। क्या दोबारा बताने की जरूरत है? नो सर, आ रहा है समझ में। आ गया, चलो वेरी गुड। तो ये जो रिजर्वेशन है चाहे वीमेंस के लिए हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब के लिए हो, ये ऑल दी 3 लेवल्स के ऊपर है। 3 लेवल्स की जब मैं बात करता हूं तो ग्राम पंचायत के लेवल पे, ब्लॉक पंचायत के लेवल पे, जिला पंचायत के लेवल पे, तीनों लेवल के ऊपर रिजर्वेशन की फैसिलिटीज हमने प्रोवाइड की है। अब ये अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी कहीं कहीं पर किसी किसी स्टेट में अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, हमने 2 चीजें देखी, इलेक्शंस कौन कराएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन, देश वाला नहीं कराएगा। ग्राम पंचायत के जो इलेक्शंस हैं
ये जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन है, जो आपके जो देश के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो नहीं कराएगा। हर राज्य में एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा और उसका अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर करते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो चीफ है उसका। और ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, राइट, क्लियर। इसके बाद में हमने आरक्षण के ऊपर बात कर ली कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, विमेंस के लिए भी हमने आरक्षण किया है, किसी किसी स्टेट में अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी हमने लोकल गवर्नमेंट में आरक्षण दिया है। यहां तक क्लियर है? तो आगे चलते हैं बेटा, ये बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ द सब्जेक्ट। अब क्या था, पहले हमने जो पढ़ा है, जो आपको पढ़ाया गया है उसमें हमने पढ़ा कि देयर आर द 3 टाइप ऑफ लिस्ट। आपको याद होगा, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है ना। स्टेट लिस्ट जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर, यानी कि जो सब्जेक्ट जो संबंधित विषयों के ऊपर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, वो स्टेट लिस्ट या राज्य सूची कहा गया। और इसका कॉन्स्टिट्यूशन में बंटवारा कर दिया, भाई इन सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाएगी तो राज्य सरकारें बनाएंगी, ताकि आपस में राज्य और केंद्र सरकार के बीच में कुछ झगड़ा ना हो, इसलिए ऐसा करा। फिर एक केंद्र सूची के बारे में पढ़ा है, सेंट्रल लिस्ट। तो सेंट्रल लिस्ट के अंदर वो सारे विषय हैं जिसके ऊपर केंद्र सरकार को बनाना है। अब देखो, कोई डिफेंस से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन रखाना जाना है, देश की फौज के लिए, है ना, उनका भर्ती कैसे हो, उनकी पे स्केल्स, है ना, पोस्टिंग ट्रांसफर के नियम, तो केंद्र सरकार बनाएगी। अब राज्य सरकारों को हमने ये अधिकार दिया, तो वही कैसे काम चलेगा कि आपकी डिफेंस के बारे में, सेना किसी स्टेट के कंट्रोल में तो नहीं है, वो देश के कंट्रोल में है, देश की सुरक्षा के लिए है। तो ये जो सब्जेक्ट है, आप समझने की कोशिश कर रहे हो बेटा, वो सारे जो सब्जेक्ट जो नेशनल इंटरेस्ट के थे, जिनसे राष्ट्र का हित जुड़ा हुआ था, वो सभी सब्जेक्ट हमने केंद्र सरकार के सूची में रखे। चाहे आप रेलवे है, अब कोई रेलवे को तो एक किसी स्टेट को नहीं दे सकते हम, या सभी स्टेट को नहीं दे सकते। आपके पैसा करेंसी से रिलेटेड है, फाइनेंस का इश्यू, वो हम किसी को नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो टेलीग्राफ है, टेलीकम्युनिकेशन है, पोस्ट ऑफिस के सब्जेक्ट हैं, तो वो सारे सब्जेक्ट जिनके ऊपर ये सोचा गया कि भाई ये केंद्र सरकार के पास ही जिम्मेवारी सौंपा देगी, वो हमने केंद्र सरकार के पास छोड़ दिया। और उसके अलावा जो बचे हुए राज्य सरकार के इंटरेस्ट के थे, जिनके ऊपर राज्य सरकार कानून बनाए, भाई किसी के शादी से संबंधित कानून है तो हर राज्य को अधिकार है बनाए वो अपने लिए, किसी का तलाक से रिलेटेड है, पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड है, खेती से है, स्ट्रीट लाइट से है, पानी का अरेंजमेंट करना है, तो ये सब हमने राज्य सरकार को दे दिए। अब एक तीसरा हो गया कंकरेंट लिस्ट। तो अगर कोई विशेष छूट गया है, ना वो राज्य सरकार में रखा गया ना केंद्र सरकार में रखा गया, तो उसको हमने कंकरेंट लिस्ट में बोल दिया, जिसको हिंदी में समवर्ती सूची बोलते हैं। अब समवर्ती सूची में दोनों में नहीं है, लेकिन दोनों बना सकती है, केंद्र सरकार भी उसके ऊपर कानून बनाएगी, राज्य सरकार भी बनाएगी। हो सकता है एक ही सब्जेक्ट के ऊपर दोनों ने कानून बना दिया, जैसे आपके जो किसान आंदोलन हो रहा है, कृषि से संबंधित बिल के ऊपर कानून दोनों ने बना दिया। तो अगर ये भी प्रोविजन किया गया है, अगर ऐसा कुछ हो गया, तो फिर जो केंद्र सरकार द्वारा जो कानून बनाया गया है वो प्रिवेल करेगा, वो लागू होगा। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून वो नल एंड वाइड हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। ये क्लियर हो गया बेटा? यस सर। योगेश, तुम्हारा क्या है? आपको बोलने से मना किया हुआ क्या बेटा? उसमें आ जाओ। तो ये तो बात हो गई, हमने सूची के बारे में बात किस लिए किया, तो उस जो सूची में जो 29 सब्जेक्ट ऐसे थे, ठीक है ना, जो राज्य की सूची में स्टेट लिस्ट के अंदर 29 ऐसे सब्जेक्ट थे जिनके ऊपर बाद में सोचा गया, जब पीआरआई लागू हो गया 1993 के बाद, तो ये 29 सब्जेक्ट ऐसे हैं भाई, ग्राम पंचायत के पास में होने चाहिए थे, ये जिला पंचायत के पास, जिला परिषद के पास होने चाहिए थे। गांव के अंदर बिजली का, पानी का, स्ट्रीट लाइट्स हो गया, ये सारे पब्लिक वेलफेयर के काम है। और सबसे नजदीक जो है पंचायती राज सिस्टम में डिसेंट्रलाइजेशन होने के बाद में सबसे लोअर लेवल पे ग्राम पंचायत है, तो ये सब्जेक्ट इनके ऊपर ग्राम को काम करने दो भाई।
ये राज्य सूची से निकालो। तो हमने क्या किया, उनको 11th शेड्यूल, यानी कि 11th शेड्यूल में आप सब्जेक्ट को किसी को भेज देते हो, कॉन्स्टिट्यूशन के 11th शेड्यूल में सब्जेक्ट को आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है ना, जो स्टेट के सब्जेक्ट है उनको ट्रांसफर कर देते हैं और फिर वहां से वो सब्जेक्ट आप किसी को भी दे सकते हो। तो हमने पहले 11th शेड्यूल में लेके आए 29 सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद में ये ग्राम पंचायत को या पीआरआई को, पंचायती राज सिस्टम को ये दे दिया। ये बात समझ में आ गया? यस सर। हाँ, तो 29 सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट के लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लिंक वो किससे संबंधित थे? डेवलपमेंट से रिलेटेड थे, वेलफेयर के फंक्शन से रिलेटेड थे, इसलिए हमने ट्रांसफर कर दिया उनको पीआरआई को। पीआरआई का मतलब है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को हमने ट्रांसफर कर दिया। अब ये कैसे करते हैं सब्जेक्ट को ट्रांसफर? ऐसे कोई नहीं है कि मन में आया तो जो देश के हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है वो कर देंगे या कैबिनेट कर देंगे, नहीं, ये लेजिस्लेशन इसके लिए एक प्रस्ताव लेके आएंगे और वो प्रस्ताव जो स्टेट की असेंबली से पास होगा और पास होने के बाद में वो हो जाएगा। तो ये थ्रू दी स्टेट लेजिस्लेशन, आप स्टेट के जो विधानसभा है उसमें इसके लिए कानून लाएंगे और सब्जेक्ट टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट असेंबली। अगर स्टेट की असेंबली उसको पास कर देती है तो वो सारे सब्जेक्ट जो विषय हैं वो सारे के सारे आपके ट्रांसफर हो जाएंगे पंचायती राज सिस्टम के पास। अब ऐसा नहीं है कि 29 सब्जेक्ट सारे ही हर स्टेट के अंदर, इंडिया के अंदर पीआरआई के पास है पंचायती राज सिस्टम के लिए। इट डिपेंड अपॉन द स्टेट टू स्टेट, ठीक है ना। हर राज्य के पास में ये लिबर्टी दे दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि आप सोचिए आपको क्या बेहतर लगता है, इनमें से कौन से सब्जेक्ट स्टेट के पास होने चाहिए, कौन से पीआरआई के पास होने चाहिए। तो उन्होंने 29 सब्जेक्ट को ईयर मार्क कर दिया पीके थुंगन कमेटी ने कि ये सब्जेक्ट है जिनके जो पीआरआई के पास आइडियली होने चाहिए अगर पंचायती राज सिस्टम को देना चाहते हो। तो यह स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में हो गया। तो यहां तक हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पढ़ा और इसमें आपको कहीं पर भी कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड बेटा कोई भी डाउट है तो मेरे को बताइए। सर, जो इलेक्शन कमीशन होता है सेंटर लेवल पर, उसमें 3 कमिश्नर्स होते हैं, तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है उसमें भी 3 कमिश्नर्स होते हैं। बेटा सेंट्रल लेवल के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन है और स्टार्टिंग के अंदर हम बात करें तो 1987 से पहले वहां पर भी एक 1989 से पहले सिर्फ एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे, ठीक है ना। लेकिन 1989 में क्या किया गया, एज जो है पहले 21 साल थी वोट डालने के लिए, 1989 में उसको कम कर दिया गया, उसको रिवाइज करके हमने 18 साल कर दिया। तो जब हमने 18 साल कर दिया तो वोटर्स की पॉपुलेशन बढ़ेगी कि नहीं, स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना वोट डालने वालों की। बात समझ पा रहे हो कनिका? यस सर। यस सर। हाँ, तो इसलिए वो बड़ा काम हो गया कि अभी 89 में इलेक्शन होने वाला है, कुछ ही टाइम बाकी है और उसी पीरियड में आपने एक ऐसा डिसीजन ले लिया कि 21 साल से 18 साल कर दिया इस, तो फिर ये तो काम बढ़ गया उसके पास इलेक्शन कमीशन के पास में। तो इट हैज बीन डिसाइडेड कि भाई ठीक है, और इसकी मदद के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर्स और होने चाहिए। तो एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और उसके असिस्टेंट 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे और इस तरह से ये काम किया गया। और फिर जैसे ही लोकसभा के इलेक्शंस जो 89 में होने थे, उस पीरियड में इलेक्शंस होने के बाद में फिर वो जो प्रोविजन 2 इलेक्शन कमिश्नर को रखा गया था उनका काम खत्म हुआ, फिर हटा दिया गया, ठीक है, एक कर दिया गया। आपके देश में फिर दोबारा से एक इलेक्शन कमिश्नर जैसे ही चुनाव खत्म हो गए कर दिया। अब फिर बाद में ये देखा गया कि आपको मैंने बताया था, अगर आपको याद हो इलेक्शन वाला चैप्टर पढ़ा था तब हमने, कि ये जो इलेक्शन कमीशन के पास ये इतना शक्तिशाली है, चाहे आपकी जुडिशरी है, इलेक्शन कमिश्नर है, इनको हटाना बड़ा मुश्किल है। एक बार वंस दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी नहीं हटा सकते, तो किसी के हाथ में नहीं होता है। आइडियली हमने इसलिए ऐसा रखा है कि वो इंडिपेंडेंटली फ्री एंड फेयर काम कर सके। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में जा रहा हूं। अब फिर उनकी शक्तियां इतनी हो गई, उनको वो किसी का कहना नहीं मान रहे थे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। तो फिर ये बाद में सोचा गया कि ये तो यार बहुत तानाशाह हो जाएगा, डिक्टेटर बन जाएगा इलेक्शन कमिश्नर। तो फिर बाद में उसकी जो पावर है, और जो 2 असिस्टेंट बनाए गए, नाम से असिस्टेंट है लेकिन पावर सबकी बराबर रखा गया। अब ऐसा कर दिया गया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो अपनी मर्जी से कोई डिसीजन नहीं ले सकता, तीनों मिलके लेंगे, और तीनों में अगर कोई विवाद होता है किसी डिसीजन को लेकर तो फिर वोट डालेगी, जिस तरफ 2 होंगे वो माना जाएगा मेजोरिटी से। ये तो आपका क्लियर हो गया स्टेट सेंटर लेवल पे हमने क्यों रखा, ये बात क्लियर हो गया अभी कनिका? यस सर। हाँ, अगर ये क्लियर हो गया तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि स्टेट लेवल पे सिर्फ एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक है ना। फिर उसके अंदर हर जो जैसे चुनाव का टाइम आता है तो आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो ऑफिसर्स होते हैं, या आपके जैसे मान लो किसी स्कूल का, गवर्नमेंट स्कूल का प्रिंसिपल है, तो वो उनको अपॉइंटमेंट कर देते हैं, वो इलेक्टोरल ऑफिसर जैसे काम करते हैं, किसी बूथ के ऊपर इंचार्ज होंगे। तो तब तक इलेक्शन का टाइम होगा, पंचायत के, जिला पंचायत के, ब्लॉक लेवल पे इलेक्शंस होंगे, तो वो एज ए जो स्टेट का जो इलेक्शन कमिश्नर है उसके अंडर में काम करेंगे और उनकी भी पावर होगी, ठीक है। तो ऐसे स्टेट के अंदर आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन काम करता है। क्लियर हो गया ये? यस सर। हाँ, तो मैं पढ़ चुका हूं, अपने 184 पेज पे हो चुका है अपने पास में। अभी हम 185 पेज के ऊपर चलेंगे और हिंदी वाली में 186 पेज के ऊपर। चलो दोनों में ही 186 पेज के ऊपर चलेंगे, तो उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि प्रोविजन जो हमने ये जो किया हुआ ना कहानी से, जो बदलाव किया गया है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इससे कुछ लोगों को कुछ जगह पर ये लागू नहीं होगा, वो आपको पता होना चाहिए कहां पर लागू नहीं होगा। तो ये जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसके जो प्रोविजन है वो आदिवासी जनसंख्या है, जो लोग बेचारे जंगलों में रहते हैं, पॉपुलेशन जो कई सारे स्टेट्स में रह रहे हैं, उनके लिए ये अप्लीकेबल नहीं होगा। 73वां संविधान संशोधन उनके लिए अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। 1996 में अलग से एक अधिनियम बना। फिर हमने किया कि भाई उनके लिए क्या होगा, आपके दिमाग में स्वाभाविक रूप से आएगा कि उनका तो पंचायती राज सिस्टम, फिर चुनाव वहां पर कैसे क्या होगा, क्या सिस्टम रहेगा। तो हमने 1996 में एक अलग से कानून लेकर आए जिसके प्रावधान के दायरों में इन क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया। अनेक आदिवासी समुदाय जो जंगल, जल, जोड़ जैसे साझे संसाधनों की देखरेख के रीति रिवाज मौजूद हैं। इस कारण नए अधिनियम में आदिवासी समुदाय के इस अधिकार की रक्षा की गई है। अब क्या था ना बेटा, आपको पता है जो 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 जंगल में लोग रह रहे हैं ना, आदिवासी लोग, अब उनका तो सोर्स ऑफ इनकम क्या है, पूरा जंगल से है। उनका जिंदगी जीवन जंगल है, उन्होंने जिंदगी में शहर देखे नहीं है, वो शहर की तरफ आए नहीं। कपड़े हैं वो भी जंगल से ही मिलते हैं, घर है वो भी जंगल के लकड़ी से बनता है, पत्ते बांधकर वो अपने शरीर को ढकते हैं। खाना उनका फल फ्रूट्स या फिर जड़ है उससे बनता है। तो अगर हम ऐसा कर देते तो वो नेचुरल चीजें हैं जो उनके जल के संसाधन है, वो फिर हमारे पंचायती राज सिस्टम के अंदर आ जाते और फिर हो सकता है उसका दोहन होता। तो इसलिए हम उसको अलग रखना चाहते थे, इसलिए हमने ऐसा किया गया ताकि वो अपने रीति रिवाज जो उनके ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं उनको सजो के रख सके, इसलिए हमने इंटरफेयर नहीं किया और आज भी हम नहीं करते हैं। आप पढ़ोगे, आपकी शायद 10th में या 9th में था, और कई सारी चीजें हैं। जैसे गोवा में आदिवासी कम्युनिटी के लोग हैं, लोग घूमने जाते हैं, लेकिन जहां पर वो आदिवासी कम्युनिटी के लोग हैं जहां रहते हैं, ट्राइबल बेल्ट्स, वहां पर वो लोग, उनका अपना एक कल्चर है, रहने का एक तरीका है, ठीक है ना, उनका डांस, उनका कपड़े पहनना, तो ताकि वो लोग अपनी आजादी से जी सके, इसलिए उस इलाके में लोगों का जाना मना है।
और गए तो चुपचाप निकलना है, कोई फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो आदिवासी के लिए कहने का अर्थ ये है, हमारे देश में जो उनके ट्रेडिशन, उनके कल्चर, उनका सिस्टम, उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए थोड़े रूल रेगुलेशंस हमने लिबरल किए हुए हैं, उनकी वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सके। तो इस उद्देश्य से ऐसे इलाकों की ग्राम सभा को अपेक्षाकृत ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, अब शेड्यूल, ये जो आदिवासी इलाके ट्राइबल बेल्ट है, उनमें ग्राम सभा के पास ज्यादा अधिकार है। निर्वाचित ग्राम पंचायत को कई मायनों में ग्राम सभा की अनुमति लेनी पड़ती है। इस अधिनियम के पीछे मूल विचार स्वशासन की स्थानीय परंपरा को बचाना, और उसके पीछे क्या था कि जो उनका सेल्फ गवर्नमेंट, वो लोग आपस में मिलकर ही डिसाइड करें। ये नहीं है कि देखो कोई एक ट्राइबल बेल्ट है बेटा, वो भी तो किसी डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आएगी, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जिला प्रमुख है उनके बनाए हुए कानूनों का उनके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, इसलिए हमने जो ट्राइबल बेल्ट है उसको हमने थोड़ा लोकल गवर्नमेंट है जो पंचायत लेवल है उसको ही ज्यादा अधिकार दे दिए। क्लियर? यस सर। हाँ सर। चलो फिर हम बात कर लेते हैं राज्य चुनाव आयुक्त। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। मेरे को टाइम बता देना, 9:05-7 होने के टाइम ही। तो राज्य चुनाव आयुक्त के पास में क्या काम है आपको मैंने बता दिया। राज्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति की जिम्मेवारी, राज्य चुनाव आयुक्त जो है उसको नियुक्त गवर्नर करते हैं राज्य के, ताकि वो एक इंडिपेंडेंट रूप से काम कर सके। अगर हम स्टेट के चीफ मिनिस्टर को दे दें तो स्टेट का चीफ मिनिस्टर क्या करेगा? जो ऐसे इंसान को स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनाएगा, अपॉइंट करेगा, और वो जो कि उसके लिए काम करेगा, उसकी पार्टी के लिए काम करेगा। जो राज्य जो चुनाव होंगे पंचायती राज, उसमें भी तो आजकल पार्टी सिस्टम चलता है थोड़ा बहुत, तो इसलिए हमने गवर्नर के हाथ में रखा। हालांकि अगर आप कई मायनों में देखो तो गवर्नर भी तो जो है वो केंद्र सरकार का एक रिप्रेजेंटेटिव जैसे काम करता है। हमारे देश में गवर्नर बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी रखा है। और गवर्नर हमने ये भी तो बता दिया कि जो एक बार स्टेट इलेक्शन कमीशन भी अपॉइंटमेंट हो जाता है तो वो ऑटोनोमस बॉडी काम करता है। ऑटोनोमस मतलब वो किसी के नियंत्रण में नहीं आता है, उसने स्टेट से बस सैलरी लेनी है, बाकी स्टेट का किसी का कहना नहीं मानना है। बात समझ गए? ऑटोनोमस का मतलब क्या है? स्टेट से वो पैसा लेगा, अपनी तनख्वाह लेने वाला है, बाकी वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आएगा। उसको उसके ट्रांसफर पोस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी, उसको पेनलाइज नहीं कर पाएगी, उसके लिए बड़ा प्रोविजन है। तो आपका इस आयुक्त की जिम्मेदारी, जो स्टेट राज्य चुनाव आयुक्त है उसकी जिम्मेदारी क्या है? पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की होगी। पहले काम प्रदेश का प्रशासन करता था। पहले क्या होता था, मैं अभी नहीं बता रहा था आपको, जैसे गवर्नमेंट के जो टीचर्स हैं वही काम करते थे, उनके ऊपर कोई चुनाव आयुक्त नहीं होता था। तो जो टीचर हैं और या फिर प्रिंसिपल्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के, या फिर अदर दूसरे ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स हैं, या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, अगर उसके पास चुनाव कराने की जिम्मेवारी है तो उसको तो आपको पता है सारी पोस्टिंग, ट्रांसफर, उनके पे, अलाउंसेस, प्रमोशन सारे के सारे राज्य सरकार के हाथ में। तो वो इतना इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएंगे, राज्य सरकार के इन्फ्लुएंस में रह के काम करेंगे। इसलिए हमने क्या कर दिया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर, भाई नहीं ये काम तरीका ठीक नहीं है, जो ये इसको हमने इंडिपेंडेंट रखना है, तो ये ऑटोनोमस बॉडी होगी, ये राज्य सरकार के जो दायरे से, उनके जो रिस्ट्रिक्शन से बाहर काम करेगा। क्लियर हो गया? यस सर। टाइम हो गया। टाइम हो गया तो बस ठीक है, फिर राज्य वित्त आयोग पढ़ना है हमने, इसको खत्म कर देते हैं। और उसके बाद में भाई पैसा कैसे मिलेगा पंचायत को ये तो जान लो, फिर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कल पढ़ लेंगे, ठीक है। तो राज्य वित्त आयोग होगा एक, ठीक है ना, हर राज्य के अंदर, और उसके पास में जो भी इनकम होती है, जैसे टैक्स से आपको जो टैक्स लगते हैं, कुछ केंद्र सरकार जो टैक्स रिटर्न करती है, हर राज्य सरकार वो जो केंद्र सरकार टैक्स लगाती है, और बहुत सारे जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, जो आय होती है राज्य सरकार के पास में, और फिर जो केंद्र सरकार कुछ बजट का एलोकेशन करते हैं, वो पैसे सारे के सारे राज्य सरकार के पास आते हैं,
और राज्य सरकार जो है उस पैसे में से कुछ परसेंटेज अलॉट कर देती है पंचायती राज सिस्टम के लिए। मतलब पैसे कहां से आएंगे, ये काम कब करेंगे? गांव के अंदर हमने बोल दिया कि ये गांव के अंदर रोड बनाएंगे, गांव के स्ट्रीट लाइट्स करेंगे, पानी का अरेंजमेंट करेंगे, तो पानी इनके लिए पैसा होना चाहिए। अब ये हो गया, इनका सेपरेट बजटरी एलोकेशन हो गया कि ये पैसा पंचायती राज सिस्टम का है। तो प्रदेश की सरकार के लिए हर 5 वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना जरूरी है। ये जो वित्त आयोग है वो हर 5 साल में बनाना है, हर 5 साल में चुनाव होता है। यह आयोग प्रदेश में मौजूद स्थानीय शासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का जायजा लेगा। और ये जो है हर एक पंचायत के पास में पूछने वाला है, वित्त आयोग जो बनेगा, फाइनेंस कमीशन, हाँ भाई कौन सी पंचायत के पास तुम्हारे पास कितने पैसा बैलेंस है, पिछले जो आपकी 5 साल के अंदर जो पैसे दिए थे उसमें से कितने पैसे हैं, यानी कि फाइनेंस कंडीशन देखा गया पंचायतों की। और यह आयोग एक तरफ प्रदेश और स्थानीय शासन की व्यवस्थाओं के बीच तो दूसरी तरफ शहरी और ग्रामीण संस्थाओं के शासन के बीच राजस्व के बंटवारे का पुनरावलोकन करेगा। यानी कि जो पैसा है वो राज्य और ग्राम पंचायत, ये जो आपके रूरल एरिया और अर्बन एरिया, भाई ग्राम पंचायत सिस्टम जो है वो अर्बन एरिया में भी तो काम कर रहा है, शहरी क्षेत्रों में जिसको नगर पालिका महानगर पालिका के नाम से आप बोलोगे, तो वो इन्होंने अलॉटमेंट का काम, पैसा उनको देना, कितना पैसा किसके पास में रहेगा ताकि आपस में कोई विवाद ना हो, ये आपका फाइनेंस कमीशन करेगा। और ठीक है, तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्रामीण स्थानीय शासन को धन आवंटित करना राजनीतिक मसला ना बने कि भाई इस गांव को इतना पैसा दे दिया और शहरों को इतना दे दिया, तो इसको लेकर कोई पॉलिटिकल विवाद खड़ा ना हो, इसलिए ये बनाया गया। ठीक है कनिका, खत्म करें यहीं पर बेटा? यस सर। तो ठीक है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप पढ़ के आना है, ठीक है? नेक्स्ट में, हाँ ठीक है, बाय।